आज की दुनिया में जहां हर हर तरफ से जानकारी, शोर और काम का दबाव है, एक अजीब सी बात है। हम सब पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि पहुंचे कहीं नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमारी ऊर्जा बस हर दिशा में बिखर रही है। और यहीं पर वो एक चीज काम आती है जो तय करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन बस भागता रह जाएगा। और वो है फोकस, मतलब एकाग्रता। आज हम सफलता की विलक्षणता, फोकस की शक्ति में महारत किताब के कुछ हिस्सों पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। और इन सोर्स का जो मूल मंत्र है वो ये नहीं है कि आप एक साथ कितने काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप एक काम को कितनी गहराई से करते हैं। तो चलिए इस खजाने को खोलकर देखते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि फोकस असल में है क्या, ये इतना बड़ा सुपर पावर क्यों है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये इसे सफलता और मन की शांति दोनों का एक एक बुनियादी सिद्धांत मानता है। मतलब आप जो करना चाहते हैं और जो असल में कर पाते हैं, फोकस उन दोनों के बीच की कड़ी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फोकस का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान लगाकर बैठने से कहीं ज्यादा है ना। इस किताब के हिसाब से फोकस का मतलब है अपनी सारी दिमागी ऊर्जा, अपना समय और अपनी ताकत को बिना भटकाव के सिर्फ एक लक्ष्य की तरफ लगा देना। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है ना कहना, उन हजारों चीजों को ना कहना जो जरूरी नहीं लगती, ताकि आप इस एक चीज को हाँ कह सकें जो सच में मायने रखती है। ये ना कहने वाली बात बहुत बहुत गहरी है। एक्चुअली फोकस कुछ नया जोड़ने के बारे में है ही नहीं, ये गैर जरूरी चीजों को हटाने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी दिमागी ऊर्जा एक पानी के पाइप की तरह है। जब हमारा मन 10 जगह भटका होता है तो उस पाइप में कई छेद हो जाते हैं और पानी हर जगह से वो टपक कर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हम फोकस करते हैं तो हम उन सारे छेदों को बंद कर देते हैं और वही पानी एक तेज धार में बहने लगता है, जिसमें जबरदस्त ताकत होती है। वाह, ये पाइप वाला उदाहरण तो एकदम एकदम सटीक है। और इसी से किताब की वो लाइन याद आती है जो कहती है, 1 घंटे का फोकस वाला काम 10 घंटे के भटके हुए काम से ज्यादा नतीजा दे सकता है। ये खेल क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई कि आप दिन भर जिम में घूमते रहें या फिर 1 घंटा पूरी शिद्दत से कसरत करें, नतीजा किसमें मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। किताब में फोकस के 3 बड़े फायदों के बारे में बताया गया है। पहला तो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। बिखरी हुई सूरज की किरणें कुछ नहीं करती, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जब वो एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग लगा सकती हैं। बिल्कुल। फोकस हमारी दिमागी ऊर्जा के लिए वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। दूसरा फायदा है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब दिमाग उलझा होता है तो हर तरफ सिर्फ समस्याएं, कंफ्यूजन, ये सब नजर आता है। लेकिन जब हम एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है और समाधान अपने आप दिखने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट तो मेरे हिसाब से सबसे दमदार है। इससे आप किसी भी काम में माहिर बन सकते हैं। किताब में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है, टैलेंट आपको कमरे के अंदर तो ले आता है, पर फोकस ही है जो आपको उस कमरे में टिकने देता है। ये कितनी बड़ी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि महान लोग बस पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। हाँ। लेकिन ये सोर्स कहता है कि असली खेल तो टिके रहने का है, लगातार उस काम को करते रहने का है, और वो बिना फोकस के नामुमकिन है। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है कि महारत आती कहाँ से है। इन अंशों के अनुसार ये सिर्फ पैदाइशी हुनर का नतीजा नहीं है, ये तो समय के साथ लगाई गई केंद्रित ऊर्जा का चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे बैंक में पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है, वैसे ही हर दिन का थोड़ा थोड़ा फोकस वाला प्रयास मिलकर समय के साथ एक बहुत बड़ा नतीजा तैयार करता है। ये रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे लगातार टिके रहने से होता है। तो अगर फोकस इतना शक्तिशाली है, एक सुपर हीरो जैसा है, तो इसके विलन भी होंगे। हाँ। वो चीजें जो हमारी इस शक्ति को हमसे छीन लेती हैं। किताब में 3 बड़े दुश्मनों का जिक्र है और मुझे लगता है हम सब रोज इनसे लड़ते हैं। पहला है भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। इसका तो नाम लेते ही हाथ फोन की तरफ जाने लगता है। बिल्कुल। फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे दिमाग को एक बंदर की तरह बना देते हैं जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। ये हमारे दिमाग को शांत रहने की आदत ही नहीं लगने देते। सही बात है। और दूसरा दुश्मन है अत्यधिक सोचना, ओवरथिंकिंग। जब हम एक ही समय में सब कुछ करने, हर नतीजे के बारे में सोचने और हर चीज का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं।
हम सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। और तीसरा दुश्मन है मकसद की कमी। जब हमारा क्यों यानी वाई मजबूत नहीं होता, जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कोई काम कर क्यों रहे हैं, तो ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। एक मजबूत मकसद एक चुंबक की तरह काम करता है, जो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच कर रखता है, चाहे कितने भी भटकाव क्यों ना आए। इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा भ्रम है मल्टीटास्किंग का, जिसे आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। ये किताब इस भ्रम की परतें उधेड़ देती है। ये साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये असल में ध्यान बदलना है, अटेंशन स्विचिंग। एक मिनट, ध्यान बदलना ये क्या है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगा सकता है। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हम एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से कूद रहे होते हैं। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक दिमागी टैक्स भरना पड़ता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। दिमागी टैक्स, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, आप एक जरूरी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं और अचानक फोन पर आए मैसेज का जवाब देते हैं। जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो आपका दिमाग पूछता है, अरे हम कहाँ थे? उस कहाँ थे से वापस उसी गहराई और लय में आने में जो 5-10 मिनट की दिमागी ऊर्जा बर्बाद होती है, वही है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। दिन में 20 बार ऐसा हो तो समझिए दिमाग की बैटरी आधी तो इसी टैक्स को भरने में चली गई। सच्ची तरक्की गहराई में उतरने से होती है, सतह पर दौड़ने से नहीं। अरे ये तो हर किसी की कहानी है। हम सोचते हैं कि हम सुपर हीरो हैं जो सब एक साथ कर लेंगे, और दिन के आखिर में लगता है कि दौड़े तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। तो सवाल यह है कि इन दुश्मनों से लड़ें कैसे, इस जाल को काटें कैसे? अच्छी बात यह है कि किताब में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, बल्कि इसे ठीक करने के लिए 5 बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। बढ़िया। तो पहला तरीका है एकदम साफ लक्ष्य तय करें। हमारा दिमाग क्लैरिटी को पसंद करता है। अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो मन भी भटका हुआ रहेगा। किताब का सुझाव है कि आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए, या बेहतर है कि लिखा हुआ होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक लाइन में, एक पैराग्राफ में, पर एकदम साफ। दूसरा कदम है अपने माहौल को नियंत्रित करें। यह बहुत जरूरी है। फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह आपके आसपास के माहौल का भी खेल है। अगर आपके आसपास शोर है, आपका फोन लगातार बज रहा है, तो ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब है काम करते वक्त फोन को दूर या साइलेंट मोड पर रखना और काम करने के लिए एक साफ सुथरी जगह बनाना। ये माहौल को नियंत्रित करे वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये कितना प्रैक्टिकल है? जहां घर और ऑफिस एक ही जगह है, बच्चों का शोर है, वहां भटकाव से बचना तो नामुमकिन सा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और किताब इसका जवाब देती है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है डिजाइन करना। आप अपने लिए एक छोटा सा कोना डिजाइन कर सकते हैं जो सिर्फ काम के लिए हो। आप अपने परिवार को बता सकते हैं कि अगले 1 घंटे के लिए आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये छोटे छोटे नियम बनाने के बारे में है। आंतरिक दुनिया मतलब एक साफ लक्ष्य, और बाहरी दुनिया मतलब एक साफ जगह। इनको जब हम जोड़ते हैं तभी फोकस का जादू काम करता है। मतलब फोकस संयोग से नहीं होता, इसे डिजाइन करना पड़ता है। अपनी प्राथमिकताएं, अपना माहौल और अपना दिन, सब कुछ। बिल्कुल। और यही हमें तीसरे कदम पर लाता है, केंद्रित टाइम ब्लॉक्स में काम करें। हमारा दिमाग लगातार 8 घंटे तक फोकस नहीं कर सकता, तो किताब 25 से 50 मिनट के गहरे काम के सेशन करने की सलाह देती है, और फिर 5-10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेने की। ये तकनीक दिमाग को वर्तमान में बने रहने के लिए ट्रेन करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्दी एक ब्रेक मिलेगा। अच्छा। चौथा तरीका है मौन के जरिए मन को ट्रेन करें। आज की शोर शराबे वाली दुनिया में मौन एक सुपर पावर है। सिर्फ 5-10 मिनट का ध्यान, गहरी सांसें लेना, या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना, ये हमारे दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। ये भटके हुए मन को वापस लगाम में लाने की कसरत है। और 5वां और आखिरी कदम वो है सबसे पहले सबसे जरूरी काम करें। अपने दिन की शुरुआत सबसे आसान काम से नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। सुबह के समय हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगर हम उस ऊर्जा को सबसे जरूरी काम में लगा देते हैं तो पूरे दिन के लिए एक लय बन जाती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इन 5 कदमों में एक बात साफ है, ये सब इरादे और संरचना के बारे में है। आप अपने फोकस को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं,
आप उसे बनाने के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक और बात है जो मुझे बहुत गहरी लगी। प्रेरणा और अनुशासन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का फर्क। हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि मूड बनेगा तो काम करेंगे, लेकिन ये किताब कह रही है कि मूड का इंतजार करना तो एक जाल है। हाँ, क्योंकि प्रेरणा तो एक भावना है जो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं होगी। लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है, एक आदत है। अनुशासन का मतलब है तब भी काम करना जब आपका मन ना हो। एक अनुशासित मन थोड़ी देर के सुख जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना की बजाय लंबे समय के फायदे जैसे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना को चुनता है। सही कहा। और इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है जिसकी किताब बात करती है। वो इसे आंतरिक संरेखण या इंटरनल अलाइनमेंट कहती है। जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम तीनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो जिंदगी में एक सहजता आ जाती है। तब फोकस बोझ या तनाव नहीं लगता, बल्कि एक शांत एकाग्रता बन जाता है। और ये बहुत जरूरी है। एक बिखरा हुआ मन हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि ऊर्जा हर दिशा में खिंच रही होती है। लेकिन एक केंद्रित मन शांत रहता है क्योंकि सारी ऊर्जा एक सामंजस्यपूर्ण धारा में बह रही होती है। ये एफर्टलेस एफर्ट वाली स्थिति है जहां आप काम तो कर रहे हैं पर जोर नहीं लगाना पड़ रहा। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए किताब में एक बेहतरीन उदाहरण है। पानी की एक अकेली बूंद जो यहाँ वहां गिरती है वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वही बूंद जब लगातार एक ही बिंदु पर गिरती रहती है तो वो पत्थर में भी छेद कर सकती है। ये फोकस की शक्ति है। ये उस छोटी, लगातार और केंद्रित ऊर्जा की शक्ति है जो समय के साथ बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि सफलता सब कुछ करने से नहीं मिलती है। ये एक चीज को असाधारण रूप से अच्छी तरह से करने से मिलती है। ये आज के हर चीज को अभी करो वाले कल्चर के बिल्कुल विपरीत सोच है। सही कहा। फोकस ही है जो हमारे प्रयास को उत्कृष्टता में, हमारे सपनों को एक दिशा में और हमारी क्षमता को प्रदर्शन में बदल देता है। और अंत में किताब की ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ती और फलती फूलती है। अगर हम समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर हम समाधान और मौकों पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगे। ये सोर्स महत्वहीन चीजों को ना कहने की बात करता है। तो इस पर विचार किया जा सकता है कि अपना ध्यान वापस पाने के लिए आज कोई व्यक्ति सबसे जरूरी ना किस चीज को कह सकता है।